Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसे पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे। फार्मा का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्टामाइन एंड एंटीहिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन और एंटीहिस्टामाइन क्या है, इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से सुने और समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्टामाइन समझेंगे। हिस्टामाइन समझ जाएंगे तो हमें एंटीहिस्टामाइन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप हिस्टामाइन पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टामाइन हिस्टामाइन इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल मीडिएटर। क्या है? केमिकल मीडिएटर दैट इज जेनरेटेड एंड स्टोर्ड इन मास्ट सेल। ठीक, लोकेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज। हमारे बॉडी के लगभग हर टिश्यू में मास्ट सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मास्ट सेल में ये स्टोर रहता है हिस्टामाइन। ठीक है, बट इट इज पार्टिकुलरली कंसंट्रेटेड इन स्किन, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पर मास्ट सेल हमारे ज्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ रहते हैं, ज्यादा कहाँ मिलते हैं? स्किन पे, लंग्स पे एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ठीक है, तो हिस्टामाइन हमारे क्या है? केमिकल मीडिएटर्स हैं जो कि स्टोर रहते हैं मास्ट सेल में। ठीक, जो कि लोकेटेड होता है हमारे बॉडी के लगभग सारे टिश्यूज में। ठीक है, हिस्टामाइन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू। हिस्टामाइन क्या है ये हम समझ गए। हिस्टामाइन रिलीज कब होगा ये समझते हैं। हिस्टामाइन हमारी कब रिलीज होती है? जैसे कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन है, वो डस्ट हो सकता है या कोई पैथोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके वजह से वो जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने इम्यून सिस्टम से बी सेल से रिलीज कराती है क्या? एंटीबॉडीज। उसके एंटीजन के इफेक्ट को कम करने के लिए, एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो एलर्जीज में हमारी कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है? IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E। ठीक है, ये एक्टिवेट होती है। हमारी एंटीबॉडी उसे किल कर देंगे। और हमारे मेमोरी सेल होते हैं, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है मेमोरी सेल, जो कि मेमोरी सेल क्या करती है कि उस पर्टिकुलर एंटीजन को पहचान जाती है कि ये एंटीजन हमारे बॉडी में पहले इंटर हो चुका है। तो यदि सेम एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम और इफेक्टिवली वर्क करता है। तो जब इफेक्टिवली हमारी IgE वर्क करेंगे, यदि सेकेंड टाइम एंटीजन की इंटर होती है, यानी एक टाइम से अधिक बार कभी भी आए, तो हमारी IgE क्या करती है कि मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है। और मास्ट सेल एक्टिवेट होगा तो हिस्टामाइन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हमारे हिस्टामाइन कब रिलीज हो रहे हैं? एक तो जब मास्ट सेल एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, टिश्यूज इंजरी, टिश्यू इंजरी होती है तो भी हमारे मास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं और हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं? व्हेन टिश्यू इंजरी अकर्स, डैमेज्ड मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होंगे? डैमेज होंगे, और डैमेज्ड मास्ट सेल हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल को। यानी ब्लड वेसल को, यदि हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई, टिश्यू डैमेज हुआ, तो उसके वजह से हिस्टामाइन रिलीज होगी मास्ट सेल से, और बॉडी के मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करेंगे और वो क्या करेगा? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हमारा ब्लड लॉस कम होगा। ठीक है, ड्रग्स एंड फॉरेन केमिकल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल कंपाउंड्स एंड ड्रग्स हैं, वो भी हमारे हिस्टामाइन को रिलीज कराते हैं। ठीक है, जैसे कि वेनम है। वेनम क्या होता है? इंसेक्ट के पॉइजन है। ठीक, स्नेक के पॉइजन है। स्नेक, सांप जो होते हैं, वो जो पॉइजन रिलीज करते हैं उसे वेनम कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गए, यानी कुछ ड्रग्स हो गए, डाइस एंड मॉर्फिन। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहें, आपको क्लियर समझ में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शंस ऑफ हिस्टामाइन। अभी हमने पढ़ा हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन कब रिलीज होती है। अब पढ़ेंगे कि रिलीज होने के बाद वो काम क्या कर रही है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन शोज इट्स इफेक्ट बाय बाइंडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। हमारी हिस्टामाइन जो है अपना इफेक्ट कैसे शो करती है? अपना इफेक्ट, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं हिस्टामाइन के हमारे बॉडी के सेल्स पे, टिश्यूज के सेल्स पे। ठीक, तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर से हिस्टामाइन बाइंड करता है और अपना इफेक्ट शो कराता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप की समझे और लॉक समझे, यानी ताला और चाबी। तो ताले में जो स्पेसिफिक की है वो फिट होगा तो ही ताला खुलेगा या लॉक होगा। वैसा ही है कि हमारे सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, और उस रिसेप्टर पे हिस्टामाइन बाइंड होगा तो ही अपना एक्शन शो करेगा, अपना वर्क करेगा। ठीक है, मेनली H1 एंड H2 रिसेप्टर्स, हमारे जो हिस्टामाइन है, ठीक है, इनके हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो वो रिसेप्टर्स मेनली 4 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। पर हम स्टडी H1 एंड H2 की ही करते हैं। ठीक है, तो H1 और H2 रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
H1 receptors are mainly expressed vascular endothelial cells, स्मूथ मसल सेल्स, ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स। हमारे जो H1 रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल यानी ब्लड वेसल के हमारे जो एंडोथीलियल लेयर है वहाँ पे मिलेंगे। स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल जो होती है वहाँ पे मिलेंगे, ब्रेन में मिलेंगे, पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन से मिलेंगे? H1 रिसेप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, व्हेन हिस्टामाइन बाइंड्स टू ए वेस्कुलर एंडोथीलियल रिसेप्टर, जब हमारे वेस्कुलर एंडोथीलियल रिसेप्टर्स पे हिस्टामाइन बाइंड होती है, इट डायलेट द ब्लड वेसल एंड मेकिंग देम मोर परमेबल विच लीड्स टू रेडनेस एंड एडिमा। हमने ये चीज को पढ़ा है इन्फ्लेमेशन में। यदि आप इन्फ्लेमेशन पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, नहीं पढ़े तो आप हमारे वीडियोज में जा करके देख सकते हैं। मैंने इन्फ्लेमेशन पढ़ा रखा है। उसमें क्या होता है कि एंडोथीलियल सेल्स जो है हमारे वो डायलेट होते हैं। डायलेट होंगे तो क्या होगा? वहाँ गैप बनेगा और गैप की वजह से हमारे वो परमिएबल हो जाते हैं सेल, और उसकी वजह से क्या होगी? हमारे वहां से फ्लूइड लॉस होगी, रिलीज होगी। फ्लूइड रिलीज होने की वजह से क्या होगा? टिश्यूज में एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा और वहां पे रेडनेस होगी। ठीक है, जैसे आप ये समझ लें ये हमारा ब्लड वेसल है। ठीक, ब्लड वेसल हमारा नैरो है, ये डायलेट हुआ। ठीक है, तो डायलेट होगा तो इसके एंडोथीलियल सेल्स क्या होंगे? वही गैप बन जाएगा, क्योंकि डायलेट हो रहे हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं पास पास में, ठीक है, एंडोथीलियल सेल है, तो डायलेट होगा तो क्या होगा? इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ेगा तो हमारे ब्लड वेसल से जो ब्लड जा रहा है, उसके जो फ्लूइड्स जा रहे हैं, प्लाज्मा जा रहा है, ये क्या होंगे? यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि गैप की वजह से क्या हो गई? हमारे परमिएबल हो गए। परमिएबल होगी तो वहाँ पे फ्लूइड निकलेंगे, और फ्लूइड निकलेंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी। ठीक है, और स्वेलिंग होगी, रेडनेस भी होगा। और यही हमारे साइंस भी है इन्फ्लेमेशन के। क्या होती है? वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होगी, हीट होगा। ठीक है, व्हेन बाइंड्स टू स्मूथ मसल रिसेप्टर्स, यदि हमारा हिस्टामाइन जो है बाइंड होता है स्मूथ मसल पे जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे, मेनली इन ब्रोंक्यूल्स, जो कि स्मूथ मसल पे जो रिसेप्टर्स होते हैं मेनली ब्रोंक्यूल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, इट कॉजेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। क्या कराएगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी हमारे ब्रोंक्यूल्स को क्या कराएगा? कंस्ट्रिक्ट कराएगा। ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो एयर का इनहेलेशन कम हो पाएगा, ब्लॉकेज होगी एयर में। ठीक है, एयर की मूवमेंट में ब्लॉकेज होगी तो हम सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है? क्योंकि ये स्मूथ मसल के रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होता है, और हमारे यूटेरस, फीमेल के यूटेरस में क्या होता है? मायोमेट्रियम लेयर होता है, जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से सुनते रहे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इन ब्रेन हिस्टामाइन प्रोमोट्स वेकफुलनेस एंड एपेटाइट सप्रेशन। ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं हिस्टामाइन के, वहां पे यदि हमारा हिस्टामाइन बाइंड होता है तो क्या इफेक्ट शो करेगा? वेकफुलनेस एंड एपेटाइट सप्रेशन, यानी कि भूख को कम करेगा। हिस्टामाइन स्टिमुलेट्स द पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स। क्या करता है? पेरिफेरल नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से क्या होगी? पेन होगा एंड इचिंग सेंसेशंस होंगे। ठीक है, तो हमारे जब भी बॉडी में एलर्जी होती है तो उसमें क्या होता है? हमें इचिंग होती है, पेन होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, यही तो होता है। ठीक है, तो ये H1 रिसेप्टर्स की वजह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। H2 रिसेप्टर्स आर मेनली प्रेजेंट ऑन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स। H2 रिसेप्टर कहाँ देखने को मिलेंगे? गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स पे। हिस्टामाइन बाइंड्स विथ दीज रिसेप्टर्स एंड प्रोमोट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। H2 रिसेप्टर जो है हमारे गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स पे होते हैं। यानी गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स क्या है? हमारे स्टमक के लाइनिंग्स पे ये प्रेजेंट रहते हैं। स्टमक के गैस्ट्रिक लाइनिंग्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे क्या करेंगे? ये H2 रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होगा हिस्टामाइन की वजह से तो क्या करेंगे? गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, यानी HCl की सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं और उनका काम क्या है, और हिस्टामाइन के बाइंड होने के बाद ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया हिस्टामाइन क्या है, कब रिलीज होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो हमने कैसे जाना, हमने कैसे समझा कि कैसे काम करती है? हमने समझा ये कि हिस्टामाइन जो है रिसेप्टर्स पे बाइंड करके अपना एक्शन को शो करता है। ठीक, तो हम जब एंटी हिस्टामाइन देंगे, एंटी हिस्टामाइन क्या होता है? जो हिस्टामाइन को ब्लॉक कर सके, उनके एक्शन को रोक सके। तो वो कैसे रोकेगा? रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा। जो H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर है हमारे बॉडी के सेल्स पे प्रेजेंट है, लाइनिंग्स पे प्रेजेंट है, मेनली स्किन पे, लंग्स पे, ठीक है, और GI ट्रैक्ट पे, वहां पे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा एंटी हिस्टामाइन।
क्योंकि हमारा जो हिस्टामाइन है रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ही एक्शन शो करता है, तो हम एंटी हिस्टामाइन देंगे ताकि रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे, और रिसेप्टर ब्लॉक तो क्या होगी, हिस्टामाइन की इफेक्ट ब्लॉक हो जाएगी। हम हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लॉक क्यों करना चाह रहे हैं, हिस्टामाइन जो अपना इफेक्ट शो कर रहा है हम उसे क्यों ब्लॉक करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो H2 रिसेप्टर पे जब हिस्टामाइन बाइंड होगी तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाएगी, यानी HCl की सिक्रीशन ज्यादा होगी हमारे स्टमक में, तो क्या होगी, हमारा जो म्यूकस लेयर है स्टमक का वो डिस्ट्रॉय होगा और उसकी वजह से अल्सर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस चीजों को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ठीक, और इन्फ्लामेशन के जो भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इचिंग हो गया, रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, इन चीजों को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामाइंस देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंटी हिस्टामाइन, जो एंटी हिस्टामाइन क्या है, आर दी ड्रग्स यूज टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। ये एंटी हिस्टामाइन क्या है, ड्रग्स हैं जो कि हिस्टामाइन के वर्क को रोकते हैं। कैसे रोकेंगे, बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करते हैं, एंटी हिस्टामाइन ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के एक्शन को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, बाय ऑक्युपाइंग द रिसेप्टर्स। हमारे जो ड्रग्स हैं एंटी हिस्टामाइन ये क्या करते हैं, रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर लेते हैं, यानी कैसे ऑक्युपाई करेंगे, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरह करते हैं। जैसे कि हमारा जो हिस्टामाइन है, मान लो आप ये हिस्टामाइन है, ये हमारे सेल्स के रिसेप्टर है, तो इसको यहाँ पे जाके बाइंड होगा रिसेप्टर पे तो ही अपना एक्शन शो कर पाएगा, तो हम देंगे एंटी हिस्टामाइन। ये ड्रग्स मान लो आप, ठीक, तो ड्रग्स को भी यहीं पे जाके बाइंड करना है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है। तो दोनों में कंपटीशन होती है कि पहले ये जाए या पहले ये जाए, तो एंटी हिस्टामाइन देंगे हम तो ये क्या करेगी, ड्रग्स जाकर के इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी, तो फिर हिस्टामाइन के लिए ये रिसेप्टर खाली नहीं रहेगा, तो बाइंड नहीं हो पाएगा, तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। ऐसे काम करते हैं हमारे एंटी हिस्टामाइंस। इंडिकेशन ऑफ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग्स है इन्हें हम कब देते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स में देते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड, इंसेक्ट बाइट्स, ड्रग्स रिएक्शन एंड प्रूराइटिस। प्रूराइटिस क्या होता है, स्किन में जब ईचिंग होती है तो उसे कहते हैं, जैसे बोलते हैं दाद खाद खुजली, उस टाइम पे इन्हें देते हैं। कब, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को देते हैं प्रूराइटिस में। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, हमने क्या पढ़ा कि कंसंट्रेटेड होता है हिस्टामाइन कहाँ पे, स्किन के पास, लंग्स के पास एंड GI ट्रैक्ट के पास। तो स्किन पे क्या कराएगा, इचिंग कराएगा, स्वेलिंग कराएगा, तो हम एंटी हिस्टामाइन देंगे ताकि प्रूराइटिस को रोक सकें, स्किन के इन्फ्लेमेशन को रोक सकें, इचिंग को रोक सकें। लंग्स में क्या कराता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो एंटी हिस्टामाइन देंगे ताकि लंग्स को, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को हम रोक सकें। GI ट्रैक्ट में क्या करा रहा है, HCl का रिलीज करा रहा है, HCl का रिलीज करा रहा है हिस्टामाइन, तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, अल्सर हो रहा है, तो हम देंगे एंटी हिस्टामाइन ताकि उसको रोक सके, उसके इफेक्ट को रोक सके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है या नहीं आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं, आपकी इच्छा। H1 रिसेप्टर्स इनहिबिटर ड्रग्स, H1 रिसेप्टर को जो इनहिबिट करते हैं ड्रग्स उनको पढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंड सेकंड जनरेशन ड्रग्स, तो क्या है इनमें एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं और सेकंड जनरेशन में कौन कौन से ड्रग्स हैं। ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे हम सिम कार्ड देखते हैं आजकल कि भाई 2G 3G 4G अब तो 5G भी आ गए, तो ये जो हमारे जनरेशन क्या है वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, साइंस डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे जनरेशन बढ़ते जा रहे हैं ताकि और एडवांस किया जा सके, उन चीज़ों में और इम्प्रूव किया जा सके। वैसे ही हमारे ड्रग्स में है, मेडिकल साइंस में जैसे भी इम्प्रूवमेंट होती जाती है तो जनरेशन वाइज ड्रग्स बनते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं कुछ, और ये सेकंड जनरेशन में। इनमें क्या फ़र्क है कि फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिपोफिलिक होते हैं, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और ब्रेन में जाकर के क्या कराएंगे, ये सीडेशन कराते हैं। सीडेशन यानी हमारे नर्वस सिस्टम को वो करते हैं, सप्रेस करते हैं। नर्वस सिस्टम सप्रेस होगी तो हमें नींद आने लगेगी, ठीक है। तो जब भी किसी को एलर्जी हुआ, एलर्जी में कोल्ड हुआ, खांसी हुई, तो वो क्या करते हैं कि एंटी हिस्टामाइंस लेंगे। एंटी हिस्टामाइन लेंगे तो वो क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और लोगों को नींद आने लगती है, पेशेंट को नींद आने लगेगी। तो जो ड्राइवर है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें कि हमारे प्रॉपर कॉन्शियसनेस की जरूरत है, और उस टाइम पे वो ड्रग्स लेकर के, वो दवा लेकर के अपना काम कर रहे हैं, तो क्या होगी, उन्हें नींद आने लगेगी। नींद आने लगेगी तो दिक्कत हो सकता है। जैसे ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, उसे चलाते वक्त नींद आ जाए तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम एंटी हिस्टामाइन रिकमेंड करते हैं कि जब भी खाएं तो उस टाइम पे कुछ ऐसा वर्क ना करें। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में यही प्रॉब्लम थी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते थे और नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देते थे। सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो है ये थोड़े से एडवांस हुए और इनकी वजह से थोड़ा कम होता है। अभी भी इफेक्ट है
पर उतना इफेक्ट नहीं है जो कि फर्स्ट जनरेशन में रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिकेशन ऑफ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो ड्रग्स H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं वो कब कब देने होते हैं ये देखते हैं। ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि H2 रिसेप्टर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल पे और स्टिमुलेट करते हैं हिस्टामाइन से बाइंड होने के बाद HCl के सिक्रीशन को, तो हम इनके ब्लॉकर को दे देंगे। इनके ब्लॉकर क्या करेंगे, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोक देंगे, तो हमारे अल्सर्स नहीं होंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेटरी स्टेट क्या करेंगे, HCl को ब्लॉक करेंगे। हार्ट बर्न, जब HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो हमें क्या होती है, लगता है कि हार्ट बर्न हो रही है, तो उस कंडीशन में देंगे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि रानिटिडीन, सिमेटिडीन एंड निटाडीन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल पे आते रहें और हम मुझे बताएं, कमेंट में बताएं ताकि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, मुझे कुछ इंप्रूव करना है। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, आप अच्छे से समझें और चैनल पे आते रहें। ठीक है।